गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाए और डेरिवेशंस में वॉल्यूम 2 पब्लिश होने के बाद ज़रूर दूंगा। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कवर करवाए, डेफिनेशन बनाने का तरीका बताया, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, किसी सिंगल बिग साइज चार्ज बॉडी का सेल्फ एनर्जी डेफिनेशन निकालने को बताया, उसमें कुछ फार्मूले सिखाए, फिर किसी मल्टी चार्ज बॉडी सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाया। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब हम लोग न्यूमेरिकल अप्लाई करेंगे तो आप बहुत एंजॉय करोगे। उसके बाद फिर आज मैं स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक मैथमेटिकल होगा। इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस सब इस्तेमाल होगा, वेक्टर भी यूज होगा। तो जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वॉच करने से पहले वो मेरी सीरीज़ फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 का जो मैंने यहाँ पे वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो के सारे एपिसोड बहुत ध्यान से देख लें, उसको अपडेट कर लें, तभी आज की बात समझ में आएगी। और अगर फिजिकल मैथमेटिक्स का सारे एपिसोड वो अपडेट नहीं करेंगे तो मे भी उनको सारी बातें आज समझ में नहीं आएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले फिजिकल मैथमेटिक्स के जितने भी एपिसोड्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको अच्छी तरह से समझ लें और देख लें, प्रैक्टिस कर लें और कॉन्फिडेंट हो लें। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक हमने टोटल 10 बुक्स पब्लिश करी हैं, जिसमें से 5 बुक्स वॉल्यूम 1 ब्लैक कवर की और 5 बुक्स वॉल्यूम 2 पिंक कवर बुक की मैंने पब्लिश करी है। जो ब्लैक कवर की मेरी 5 बुक्स हैं वो स्पेशली जो जेई मेन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सिर्फ नीट यूजी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। उसमें डेरिवेशन को अवॉइड किया गया है, स्मॉल डेरिवेशन ज़रूर है, बिग डेरिवेशन अवॉइड किया गया है। लेकिन जो बच्चे जेई एडवांस के लिए सीरियस हैं उनको ए टू जेड सारे डेरिवेशन पे कमांड होना चाहिए, तभी वो जेई एडवांस निकाल पाएंगे। तो जेई एडवांस, ओलंपियाड, एनटीएससी, सैट सब्जेक्ट टेस्ट, केवीपीवाई प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को वॉल्यूम 2 सीरीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी जो 5 बुक्स वॉल्यूम 2 की पब्लिश हुई है मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे स्टॉक में है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ऑर्डर कर लें, अपने घर पे मंगा लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कभी भी रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी। ये बिल्कुल लेक्चर सीरीज़ मतलब लेक्चर नोट्स की तरह है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ गार्जियंस, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है चैप्टर वाइज बुक्स तो बड़ी महंगी हो जाएंगी। मैंने अपनी रॉयल्टी 40% जीरो कर रखी है, इसलिए मैंने आपको एक कूपन कोड विंटर धमाका बता रखा है कि ऑर्डर करते वक्त जब आप विंटर धमाका टाइप करोगे तो प्राइस 40% रिड्यूस हो जाएगी। मुझे तो रॉयल्टी नहीं मिलेगी मगर आपको सस्ता पड़ेगा। और ये कलरफुल इंटीरियर है, वाइट आर्ट पेपर पे प्रिंट कराई गई है। जो कंपटीशन का कंटेंट होता है बच्चों, 60% कंटेंट उनका बीएससी और बीटेक लेवल का होता है, 40% सिर्फ स्कूल लेवल का होता है। जो कंटेंट हम लोग अपनी कोचिंग में पढ़ाते हैं या पूरे इंडिया में जो लोग जेई एडवांस के लिए पढ़ाते हैं, वो सारा कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक के कंटेंट से 10 गुना ज़्यादा होता है, 10 टाइम्स ज़्यादा होता है बच्चों। इसलिए हर चैप्टर एक किताब बन जाती है, मानो इस बात को। इसलिए चैप्टर वाइज लिखने में कोई परेशानी नहीं है। और ये जब एक अच्छा स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है तो इसके नाम पे 4-5 हज़ार रुपये तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे और करना भी चाहिए। उससे आपको सीखने को मिलेगा। आप मेरी एक बुक ऑर्डर करके पहले आजमा लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये है मेरी बुक वॉल्यूम 2 फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2। आप इसको एंजॉय करोगे, आप इसको एक बार पढ़ के देखो, ऑर्डर करके मंगा लो। आप इसको एक बार पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। देखो कलरफुल इंटीरियर है इसका पूरा, और फिजिक्स को कलरफुल डायग्राम की बदौलत बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। इस बात का इसमें ख्याल रखा गया है। पूरा कलरफुल इंटीरियर है, देखो एक एक डायग्राम कलरफुल है। वाइट प्लास्टिक कोटेड थिक पेपर है, इसकी प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए थोड़ी प्राइस ज़्यादा है।
इसको आप एंजॉय करोगे, आप पढ़ के देखो। तो ये है फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2, RT JEE मेन एंड एडवांस्ड, KVPY NTSC सेट सब्जेक्ट टेस्ट ओलंपियाड प्रिपरेशन। उसके बाद बच्चों मेरी दूसरी बुक है यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस वॉल्यूम 2। इसमें यूनिट्स मेजरमेंट और एरर एनालिसिस के सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझाई गई हैं। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह को कलरफुल डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी गई है। आप इसको ऑर्डर करके एक बार मंगाओ, इसको पढ़ के देखो, तुम बहुत एंजॉय करोगे। उसके बाद मेरी तीसरी बुक है, ये हाईली मैथमेटिकल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऐसी बुक इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं लिखी है। मैं केवल हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको ऑर्डर करके एक बार देखो और मंगा लो, फिर समझ आएगा। काइनेमेटिक्स वॉल्यूम 2, इसमें सारे डेरिवेशन A to Z जितने भी मैथमेटिकल डेरिवेशंस होते हैं काइनेमेटिक्स में सारे कवर करे गए हैं और गुड क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मेंटेन करा गया है। इसको भी आप पढ़ के देखो, आप बहुत एंजॉय करोगे। ये काइनेमेटिक्स वॉल्यूम 2। उसके बाद मेरी चौथी बुक है बच्चों, ये रिसेंटली अभी पब्लिश हुई है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन वॉल्यूम 2। ये भी बहुत लाजवाब बुक है, आप इसे एंजॉय करोगे डेफिनेटली। इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इतने नीट एंड क्लीन तरीके से नाइसली एक्सप्लेन करे गए हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर करा देगा। आप इसको भी आजमा के देखो। अभी मैंने रिसेंटली पब्लिश किया, आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था कि 1500 न्यूमेरिकल्स की मैंने क्वेश्चन बैंक पब्लिश करी है। इसमें पूरी फेजेस के न्यूमेरिकल्स हैं। ये लेटर साइज का पेपर है, डबल साइज की बुक है ये। और ये बुक है एग्जाम बूस्टर वॉल्यूम 2। इसमें 1500 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जे एडवांस लेवल के हैं और वो दरअसल उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने कंपाइल करे हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें KVPY के हैं, कुछ उसमें NTSC के हैं, कुछ सेट सब्जेक्ट टेस्ट, कुछ ओलंपियाड के हैं। इसको भी आप एंजॉय करोगे और ये लाजवाब किताब है, अपने आप में एक यूनिक किताब है। और क्वेश्चन बैंक की क्वालिटी आप ऐसी वर्मा और डेसी पढ़ने से बेटर पाओगे। तो ये मैंने 5 वॉल्यूम 2 के 5 किताबें पब्लिश करी हैं। वॉल्यूम 1 के ब्लैक कवर की 5 किताबें पब्लिश करी हैं। जिसको जिस कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है उस हिसाब से डिसीजन ले। और अब मेरी छठी बुक जो पब्लिश होने जा रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स, जिसको मैं राइटअप प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसी राइटअप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको दिख ही रहा है कि वो राइटअप का कंटेंट क्या है। तो वो जब पब्लिश हो जाएगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अभी राइटअप उसका प्रिपेयर हो रहा है। तो आप मेरी रिक्वेस्ट मानो, इसको हल्के में मत लो। और अगर आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हो, बाय द वे, अमेज़ॉन की रिटर्न पॉलिसी है, अगर आपको किताब पसंद नहीं आएगी तो 10 डेज रिप्लेसमेंट होता है, 10 दिन के भीतर लौटा भी सकते हो। तो आपका कुछ डूबने वाला नहीं है, आप मेरी बात को मान लो और इन किताबों को पढ़ो और नोट्स मत बनाओ। मेरे वीडियो को देखते वक्त आप वीडियो पॉज करके नोट्स मत बनाओ। ये मेरी जो बुक्स हैं वो खुद ही नोट्स है और नोट्स बनाने का टाइम जो बचे उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें हर किताब में जो चैप्टर वाइज लिखी गई है 250 से 250 क्वेश्चन बैंक है जो पास्ट ईयर कॉम्पिटिशन्स में पूछे हुए हैं। तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अपना प्रैक्टिस करने में टाइम लगाओ, नोट्स बनाने में टाइम मत लगाओ, क्योंकि किताब ही नोट्स है। आप रिवीजन बुक से ही करो और लर्निंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा वीडियो वॉच करो, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्यारे बच्चों, ये मैं अपील करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करोगे। पॉजिटिवली सोचो, आप ये ना सोचो कि सर अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं। आप जानते हो मैंने आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करी है, कोई फ़ीस नहीं लिया है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। कम से कम मेरे लिए इतना आप करो, कुछ किताबें ऑर्डर करके आप मंगा लो। सो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जो मैथमेटिकल है। और फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 ये बुक मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी। अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो मेरी द्वारा पढ़ाई हुई फिजिक्स पूरी तरह से आपको समझ में आएगी। ये यूनिक बुक है, अभी तक इंडिया में किसी ने ऐसी कोई फिजिकल मैथमेटिकल टूल्स की बुक लिखी नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तक कवर किया गया है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होगा।
और वैसे क्वेश्चन जेई एडवांस में तो 40-50 साल पहले से पूछे जा रहे हैं, जेई मेन में भी रिसेंटली पूछे गए हैं और नीट यूजी में भी पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी है, किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। आप इस बुक को अपडेट कर लोगे, पूरी फीस आपको हमेशा समझ में आएगी। फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 आप ज़रूर अपडेट कर लो। सो प्यारे बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस टॉपिक को कंप्लीट करने की तरफ। आप देखिए आज आप इंजॉय करने जा रहे हो। तो बच्चों आज का टॉपिक है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ए पार्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोटेंशियल स्केलर। ये मैथमेटिकल है बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि क्लास 12th के जो टॉपिक्स होते हैं रियलाइज कम होते हैं, क्योंकि वो डेली लाइफ में आपको नज़र नहीं आते, लेकिन एनालिसिस उसकी मैथमेटिकल होती है। इसमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जो प्रोसीजर सिखाया जा रहा है उसको किसी तरीके से फॉलो करो। रियलाइज़ करने के लिए हर क्लासेस में लैब होगा, लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। अभी क्या है कि डेली लाइफ में ये लैब फैसिलिटी घरों में है नहीं, तो थोड़ा रियलाइजेशन मुश्किल है। तो किसी भी तरीके से इसको फॉलो करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डिफाइंड एज द एंटी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल V। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, if potential function depends on more than one variable, that is x, y, z, then electric field vector is defined as anti-gradient of potential V। बच्चों एंटी ग्रेडियंट को नेगेटिव ग्रेड V से लिखते हैं। नेगेटिव मतलब एंटी, ग्रेड का मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल स्केलर, स्केलर पोटेंशियल V। इसको सिंबल्स में डिनोट करते हैं माइनस डेल V। बच्चों यहाँ डेल को एक वेक्टर ऑपरेटर कहा गया। अकेला डेल अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जब डेल वेक्टर किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होएगा, ये दोनों मिलकर फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे और माइनस लगा दोगे, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब डेल वी के 3 कंपोनेंट होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसको ऐसे लिखा जाता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू वाई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू के कैप। बच्चों ये जो स्मॉल डेल है और ये कैपिटल डेल है, ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है, ये डी नहीं है। जो डी सिंबल होता है वो टोटल डिफरेंशियल होता है या एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। जो डेल सिंबल है ये पार्शियल डिफरेंशियल है। तो मैंने अपनी फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ा रखा है, वहाँ से अपडेट करोगे तो आज की बात आपको समझ में आएगी। और ये जो फार्मूला मैं दिखा रहा हूँ, मैं भौकाल नहीं बना रहा हूँ, 40-50 साल पहले से जेई एडवांस में इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इधर रिसेंटली 10 सालों के अंदर जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया, 10 सालों के अंदर नीट यूजी में क्वेश्चन पूछा गया। ये सभी कंपटीशन इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। इसको आप अवॉइड नहीं करोगे, स्कूल लेवल पे कोई नहीं पढ़ाता, इसीलिए स्कूल लेवल से प्रिपरेशन करने वाले बच्चे कंपटीशन नहीं निकाल पाते। ये सब बीएससी और बीटेक लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग पढ़ाते हैं। मेरी बुक में आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक मिलेगी। बच्चों ये हो गया फार्मूला, पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। लेकिन आप इस फार्मूले को तब इस्तेमाल करोगे जब पोटेंशियल फंक्शन एक्स वाई जेड पे डिपेंड करेगा। आई मीन टू से कम तो 2 वेरिएबल होने ही चाहिए या तो 3, तभी ये फार्मूला यूज होगा। सिंगल वेरिएबल एक्स में इसको अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए सिंपल फार्मूला बना हुआ है। नाउ सेकेंड पार्ट इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको काइनेमेटिक्स में डिटेल में पढ़ा है। जो नहीं पढ़े हैं वो काइनेमेटिक्स का मेरा वो लेक्चर एपिसोड फिर से देखें, जिसका टाइटल था काइनेमेटिक्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स रीइन्वेंटेड। वहाँ से इसको देखें, पूरी बात समझ में आएगी। फिर भी कुछ मैं आज फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं पोलर कोऑर्डिनेट आपको बता दूँ। इसमें एक रेफरेंस लाइन होती है, ओ ए, शोन बाय ग्रीन कलर।
और ये किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है। इमेजिन करो कि तुम्हारा पार्टिकल इस रेड कलर के कर्व पे मूव कर रहा है। काइनेमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। इसी कर्व पे पार्टिकल मूव कर रहा है, बट अ सर्टेन मोमेंट तुम्हारा पार्टिकल यहाँ से गुजरता है, डिनोटेड बाई पी। बच्चों, इसके दो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर कॉमा थीटा। कैसे डिफाइन करते हैं? पी को ओरिजिन ओ से ज्वाइन करो, पी के पास टर्मिनल बनाओ, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी होगा, और ये रेफरेंस लाइन ओ ए से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल बनाएगा थीटा रेडियन। बच्चों, इस आर का मैग्नीट्यूड रेडियल कोऑर्डिनेट होगा और इस थीटा की वैल्यू रेडियन में एंगुलर कोऑर्डिनेट होगा। ये आर कॉमा थीटा का मतलब हुआ। फिर बच्चों, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर डिफाइन करना होता है। पोजीशन वेक्टर आर के डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड्स एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करो, इसको आर कैप से लिखो, इसको कहते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज 1। और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बनाता हुआ एक और यूनिट वेक्टर डिफाइन करो, इसको लिखोगे ए थीटा कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। बच्चों, जैसे जैसे पार्टिकल इस कर्व पे मूव करेगा, ये दोनों यूनिट वेक्टर भी मूव करेंगे। आई मीन टू से कि अगर पार्टिकल यहाँ चला आया तो ओपी वेक्टर ऐसे बनेगा, आर कैप ऐसे बनेगा, और ई थीटा कैप ऐसे बनेगा। तो आप रियलाइज़ करो कि पार्टिकल जैसे जैसे मूव करेगा, इन दोनों यूनिट वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज होगा, आई मीन डायरेक्शन बदलेगा। माना कि मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, लेकिन इनका डायरेक्शन ज़रूर चेंज होगा, इसलिए ये दोनों ही वेरिएबल यूनिट वेक्टर कहे जाते हैं। और इन वेरिएबल यूनिट वेक्टर का जो डेरिवेटिव होगा वो भी एक वेरिएबल होगा, और उसका डेरिवेशन मैं काइनेमेटिक्स में दे चुका हूँ, इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइनेमेटिक्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले एपिसोड को आप फिर से देखो। इन दोनों का डेरिवेटिव का मैंने डेरिवेशन दे रखा है। इनका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल यूनिट वेक्टर कहे जाते हैं। हाउएवर मैग्नीट्यूड इनका 1 जरूर होगा। बच्चों, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा सा मैंने ब्रीफिंग किया यहाँ पे, सो दैट आज की बात आपको समझ में आ जाए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट में पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ आर कॉमा थीटा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर that is nd gradient of potential written as माइनस डेल वी। बच्चों, यहाँ डेल ऑपरेटर में अब दो टर्म हुआ करेंगे। डेल वी को लिखोगे डेल वी बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा इंटू ई थीटा कैप। बच्चों, ये कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, इसका भी डेरिवेशन होता है, और वो पार्शियल डिफरेंशिएशन बीटेक में पढ़ने को मिलेगा। इस लेवल पे केवल फार्मूले लर्न करके आप काम चला लो, इसके बहुत डिटेल में जाओगे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी, तुम्हारे पास टाइम की कमी पड़ जाएगी। इसको लर्न कर लो, और जब पोटेंशियल आर और थीटा पे डिपेंड करेगा तो आप इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिराइव करोगे। ये बिलो फिगर तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, अब आगे बढ़ता हूँ। बच्चों, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1। एग्जैक्टली इसी तरह से मेरी बुक प्रिंट होके आती है, बिल्कुल कलरफुल वाइट पेज होता है, प्लास्टिक कोटेड, कलरफुल प्रिंटिंग होती है, नीट एंड क्लीन होता है। आप बहुत एंजॉय करोगे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया में ऐसी बुक पब्लिश हुई नहीं है। आप पढ़ोगे तो आपको एक एंजॉयमेंट मिलेगा इस किताब को पढ़ोगे। हमें आपको इसमें थर्ड फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ये पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन ओनली एक्स कोऑर्डिनेट। आई मीन अगर पोटेंशियल सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज डिफाइंड एज माइनस डी वी बाई डी एक्स। बच्चों, जब कोई वेरिएबल सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड करने लगता है तो वहाँ पार्शियल डिफरेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंगल वेरिएबल के लिए टोटल डिफरेंशियल बना हुआ है। ये जो डी
टर्म इस्तेमाल होता है डी बाई डी एक्स, इसको हम लोग मैथ में टोटल डिफरेंशियल बोलते हैं या एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। तो ये तो आप पढ़ते ही हो कैलकुलस में, ये तो आपको आता ही है। अब बच्चों तुम सोचोगे कि अगर ये वेक्टर है तो एरो क्यों नहीं लगा, कहीं ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। नो बच्चों, ये जो फंक्शन डिफ्रेंशिएट करने से आएगा वो भी एक्स पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब इस वेक्टर के दो ही डायरेक्शन होंगे। अगर ये क्वांटिटी सॉल्व करने पर पॉजिटिव आती है तो ये प्लस एक्स की तरफ होगा, अगर ये सॉल्व करने पर नेगेटिव आती है तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में होगा। तो ये वन डायमेंशनल वेक्टर हुआ। वन डी मोशन में सिखाया हूँ कि वन डायमेंशनल जो वेक्टर होते हैं उस पे एरो नहीं लगाते, केवल प्लस और माइनस से काम चलाते हैं। ये प्लस आने पे राइटवर्ड होगा, माइनस आने पे लेफ्टवर्ड होगा। इसके हज़ारों डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ दो ही स्पेसिफिक डायरेक्शन होंगे। तो बिना एरो लगाए, बिना आई कैप जे कैप के कैप लगाए यहाँ से काम बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों फोर्थ केस, ये पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली अपॉन रेडियल कोऑर्डिनेट। बच्चों ये रेडियल कोऑर्डिनेट है, मतलब पोटेंशियल थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो केवल आर पे कर रहा है। ये भी सिंगल वेरिएबल हुआ, यहाँ भी पार्शियल डिफरेंशियल यूज नहीं होगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफाइंड एज माइनस डी वी बाई डी आर। बच्चों यहाँ भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी वेक्टर होने के बावजूद एरो नहीं लगेगा क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी। पॉजिटिव आने पर इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स होगा, नेगेटिव आने पर इसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होगा। यहाँ भी डायरेक्शन की दो पॉसिबिलिटी होंगी, इसलिए यहाँ भी एरो नहीं लगेगा, आई कैप जे कैप इस्तेमाल नहीं होगा, केवल प्लस और माइनस से काम हो जाएगा। बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट की जगह पे कभी कभी फिजिक्स में पोजीशन कोऑर्डिनेट का सिंबल एस इस्तेमाल होता है। ये बहुत पॉपुलर है, बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। काइनेमेटिक्स में मैंने इसका आइडिया आपको दिया है। तो जब पोटेंशियल फंक्शन सिर्फ एस पे डिपेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होएगा माइनस डी वी बाई डी एस। ये भी वेक्टर एरो नहीं लगेगा, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी होगी। पॉजिटिव आने पर प्लस एस डायरेक्शन और नेगेटिव आने पर माइनस एस डायरेक्शन। तो प्लस और माइनस से काम बन जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप की नीड नहीं होगी। उसके बाद बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपको पढ़ना होगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टोक्स थ्योरम। इनफैक्ट काफ़ी डिटेल में आप बीटेक में पढ़ोगे या बीएससी में भी पढ़ोगे, यहाँ थोड़ा समराइज पढ़ाया जाएगा। इसका स्टेटमेंट होता है बच्चों, इन द चार्ज फ्री स्पेस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों एक ऐसा स्पेस जिसके पूरे वॉल्यूम में नेट चार्ज जीरो हुआ करेगा, उसको हम लोग कहेंगे चार्ज फ्री स्पेस। तुम सोचोगे यह चार्ज फ्री स्पेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा हुआ। मेरा मानना यह है बच्चों, दो बड़ी बड़ी मेटल की प्लेट एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, उनको चार्ज किया हुआ है। एक मेटल प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक मेटल प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों लार्ज मेटल प्लेट के बीच में जो फ्री स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगा। एक ऐसा स्पेस प्लेटों के बीच जहाँ स्पेस में तो नेट चार्ज जीरो है मगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ऐसा इमेजिन करो। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है बच्चों कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। अब कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं कैसे हैं, इसको लिखते हैं डेल क्रॉस ई। डेल क्रॉस ई जीरो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले एपिसोड में हमने आपको वेक्टर का कर्ल निकालना सिखाया, वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना सिखाया। उस एपिसोड को आप अच्छे से रिवाइज करो। फिलहाल थोड़ा तो मैं आज भी बताऊंगा। डेल क्रॉस ई मस्ट बी ज़ीरो, इसको कहते हैं कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिकम्स ज़ीरो। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स थ्योरम। तो बच्चों डेल क्रॉस ई को सॉल्व कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में डेल ऑपरेटर के थ्री कंपोनेंट्स लिखते हैं, थर्ड रो में इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्री कंपोनेंट्स लिखते हैं,
और इसको सॉल्व करके इक्वल टू 0 वेक्टर लिखते हैं। अब बच्चों ये सॉल्व कैसे होगा ये मैं पहले सिखा चुका हूँ। इसको प्लस ऊपर प्लस साइन अलॉट करेंगे, यहाँ माइनस साइन अलॉट करेंगे, फिर यहाँ प्लस साइन अलॉट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे विथ प्लस आई कैप, प्लस आई कैप। So I cap is contained in first row and first column, so they are supposed to be cancelled। इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर ब्रैकेट में बच्चों क्या लिखोगे? देखो बच्चों, जब हम लोग रियल नंबर में डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, जब रियल नंबर में डिटर्मिनेंट यूज करते हैं तो वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती हैं, रियल नंबर हुआ करते हैं, तो सिखाते हैं कि पहले उनको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन बच्चों आज जो टॉपिक चल रहा है उसमें ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, यहाँ पे खाली जगह है, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और ये रियल नंबर नहीं है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो मल्टीप्लाई तुम नहीं करो, यहाँ थोड़ा मेथड अलग है बच्चों। कहते हैं कि ये जो एम्प्टी स्पेस है उसमें इसको ले जाके फिल कर दो। जब फिल कर दोगे तो मिलेगा क्या बच्चों? डेल डेल वाई ऑफ ई जेड मिलेगा। यहाँ लिख डालो डेल डेल वाई ऑफ ई जेड, फिर लगा दो माइनस, फिर आप ऐसे ऑपरेट कराओ, ई वाई को यहाँ ले जाके फिलअप कर दो, तो ये मिलेगा डेल डेल जेड ऑफ ई वाई, माइनस के बाद डेल डेल जेड ऑफ ई वाई, और बाहर आई कैप लिखे रहने दो। सेकेंड टर्म बच्चों माइनस जे कैप से बिगिन होगा, माइनस जे कैप, माइनस लगा दो, जे कैप यहाँ लिख दो, एक ब्रैकेट बना दो। ब्रैकेट में क्या फिल करोगे? जे कैप कंटेन इन फर्स्ट रो and second column, so they are cancelled। then we have remaining these two elements and these two elements। फिर वही प्रोसीजर रिपीट करो, पहले ऐसे ऑपरेट कराओ, आई मीन टू से ई जेड को यहाँ पे ले जाके फिल कर दो, तो क्या मिलेगा बच्चों? डेल डेल एक्स ऑफ ई जेड, देन पुट नेगेटिव, उसके बाद फिर ऐसे ऑपरेट करो, ई एक्स को ले जाके यहाँ पे फिल करो। बहुत धीरे धीरे प्यार से समझो, हड़बड़ी मत मचाओ और भागो भी मत। अगर अच्छा इंजीनियर बनने का ख्वाब है, डॉक्टर बनने का ख्वाब है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। और डर लगे तो डर से लड़ो, और लड़ लड़ के हार जाओ तो फिर इंजीनियर डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दो। सीधा सा फार्मूला है, किसी और फील्ड में ट्राई करो। ई एक्स को ले जाके यहाँ भर दो, बच्चों मिलेगा डेल डेल जेड ऑफ ई एक्स, इज इट, उसको यहाँ लिख दो। नाउ दिस इज completed। then your third term begins with plus k cap, so put here plus, put here k cap and make a bracket। ब्रैकेट में क्या भरोगे? k cap is contained in first row and third column, so they are cancelled, cancel कर दो। then we have remaining 4 elements, got it। तो पहले ऐसे ऑपरेट कराओ, ई वाई को यहाँ फिलअप करो, मिलेगा डेल डेल एक्स ऑफ ई वाई, डेल डेल एक्स ऑफ ई वाई, देन पुट नेगेटिव, फिर ऐसे ऑपरेट कराओ, बच्चों ये मिलेगा डेल डेल वाई ऑफ ई एक्स, डेल डेल वाई ऑफ ई एक्स। So this is also completed, and after writing or solving all these you should write equal to 0 vector, because this is the statement of Stokes theorem। तो बच्चों स्टोक्स थ्योरम कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो कर्ल होता है वो हर हाल में 0 होना चाहिए। ये सब मीनिंग आपको बाद ही में समझ में आएगा, उसको लेकर टेंशन मत पालो। और अगर कर्ल 0 किसी वेक्टर का नहीं मिला तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। रटे रहो इसको, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, समझ में आएगा। 0 आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और 0 नहीं आया तो ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा।
बच्चों पॉइसन्स इक्वेशन, इस पे अभी कुछ साल पहले जेई मेन में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं हुआ, 4-5 साल हुआ। जेई मेन में पहली बार क्वेश्चन पूछा गया पॉइसन्स इक्वेशन पे, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो पूछा गया ये रोडो का क्वेश्चन है। उससे पहले तो जेई एडवांस में भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछा था, और नीट यूजी में तो पूछा ही नहीं है। जब जेई मेन में पूछ दिया तो बाकी लोग अब उसको रिपीट करना शुरू करेंगे। तो मैं पॉइसन्स इक्वेशन इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। सीख जाओगे तो तुम्हारा क्वेश्चन 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, और नहीं सीखोगे तो ऑर्डिनरी मेथड से 10 लाइन में सॉल्व होगा, लंबा हो जाएगा। इसका ऑर्डिनरी मेथड भी होता है मगर वो लेंदी होता है। मैं सिखा दूंगा, तुम सीख जाओगे। इन चार्जफुल स्पेस, आई मीन एक ऐसा स्पेस जिसमें नेट चार्ज जीरो नहीं है, यानी कि हर पॉइंट पे कुछ न कुछ चार्ज है। ये चार्जफुल स्पेस का ये मतलब हुआ, हर पॉइंट पे कुछ न कुछ चार्ज है, पूरे स्पेस में चार्ज स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैसे स्पेस में अगर एक स्मॉल वॉल्यूम लिया जाए तो स्मॉल वॉल्यूम को कैलकुलस में डीवी लिखोगे, तो उसमें स्मॉल चार्ज स्टोर होगा, डीक्यू लिखोगे, और डीक्यू अपॉन डीवी को रो लिखोगे। डीक्यू अपॉन डीवी को रो लिखोगे, रो को डिफाइन करते हो वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी एट द पॉइंट एक्स वाई जेड और आर कॉमा थीटा। तो रो का मतलब समझा दिया। ये होता है डेल टू फाई इक्वल्स माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पॉइसन्स इक्वेशन। हमें आपको इसको निकालना सिखा रहा हूँ। इसकी डिटेलिंग मैंने फिजिकल मैथमेटिक्स वाली बुक में करी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन टॉपिक में। यहाँ केवल रिवीजन करा रहा हूँ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डेल टू फाई को डिराइव करने पर 3 टर्म आएंगे, डेल टू फाई बाई डेल एक्स टू, डेल टू फाई बाई डेल वाई टू, डेल टू फाई बाई डेल जेड टू। कार्टेशियन में 3 टर्म आएंगे बच्चों। और आपके लेवल का जो इजी क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले पर ईरोडो में क्वेश्चन था और जे मेन वालों ने पूछा था। अगर फाई स्केलर, फाई बच्चों क्या है, स्केलर है, और ये फाई है पोटेंशियल। यहाँ पे सिंबल तो बदल गया मगर फाई है पोटेंशियल। देखो यहाँ लिखा हूँ, फाई इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट एक्स वाई जेड और आर कॉमा थीटा। सो वी की जगह पे फाई सिंबल यूज हुआ है, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। अगर फाई सिर्फ रेडियल कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, एन टू आर पावर एन, आर इज वेरिएबल रेडियल कोऑर्डिनेट, फाई थीटा पे डिपेंड किया ही नहीं, ऐसा माना गया है। केवल आर पे डिपेंड किया, थीटा पर डिपेंड नहीं किया। लिखा है एन टू आर पावर एन, where a is real constant, n is also real number constant, but r is variable। तो डेल टू के बाद फाई की जगह पे ब्रैकेट में वो फंक्शन रख दो। तो जैसे कि सिंपल डिफरेंशियल में ये कांस्टेंट बाहर निकल आते हैं, ये बाहर निकल आएगा, बचेगा डेल टू आर पावर एन। बच्चों इसका एक डेरिवेशन होता है जो आपके लेवल का नहीं है, मैं कल रटवा रहा हूँ। डेल टू आर पावर एन का ये फार्मूला होगा। देखो यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर आ गया है, जो ए यहाँ लिखा है यहाँ मिस हो गया, उसको मैं करेक्शन कर डालूँगा। तो डेल टू आर पावर एन का फार्मूला होता है बच्चों एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर पावर एन माइनस टू। यहाँ एक स्मॉल ए होना चाहिए। तो बच्चों ये फार्मूला रटे रहो डेल टू आर पावर एन का, एन इंटू एन प्लस वन आर पावर एन माइनस टू, और इसका लंबा सा डेरिवेशन है, आप इसको लर्न करके काम चला लो। जैसे कि आप जानते हो रेडियल कोऑर्डिनेट का मतलब समझा चुका हूँ, ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ाया हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से आर को डिनोट करोगे।
ये रटे रहो, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ सिखा दूंगा। न्यूमेरिकल तुम एंजॉय करोगे, आसान लगेगा। पहली बार इसको जो बच्चे पढ़ते हैं वो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं, वो अटपटा उनको लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई करूँगा तो आप एंजॉय करोगे, डरना मत, किसी तरीके से लर्न करके रखे रहो। बच्चों इसके बाद होता है डी पार्ट, लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन जो बना है वो पॉइसन इक्वेशन का एक्सटेंशन है। ये चार्ज फ्री स्पेस के लिए बना है। चार्ज फ्री का मतलब हुआ बच्चों एक ऐसा स्पेस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है मगर स्पेस में नेट चार्ज जीरो है। जब नेट चार्ज जीरो होगा तो डी क्यू अपॉन डी वी जीरो होगा, रो की वैल्यू जीरो होगा, तो पॉइसन इक्वेशन में यहाँ जो लिखा हुआ था माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो रो तो जीरो हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पूरा जीरो हो जाएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन को इस्टेब्लिश किया था लाप्लास ने, इसलिए इसको लाप्लासेस इक्वेशन भी कहा गया। वेयर फाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट एक्स वाई जेड और आर कामा थीटा। तो बच्चों ये मैं एक स्पेशल टॉपिक आज आपको पढ़ाया जो काफ़ी मैथमेटिकल है और स्कूल लेवल पे कोई नहीं पढ़ाता, इवन कोचिंग लेवल पे भी बहुत सारे एजुकेटर्स इसको टच नहीं करते। कोई जो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, बच्चों का कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं, वो इसको पढ़ा देते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ये सब बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। नहीं तो कोचिंग वाले भी ये सब चीज़ें टच नहीं करते, स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते। हाँ, इनफैक्ट बीटेक और बीएससी में ज़रूर मिलेगा। तो ये मैंने आपको स्पेशल पोर्शन पढ़ाया और एक हफ्ते बाद न्यूमेरिकल्स पे आऊँगा तो अप्लाई करना सिखाऊंगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये मैं पूरी तरह से आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसको तो दोबारा से पढ़ाना नहीं है। मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग आज टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको देखिए। बच्चों आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, और एक अच्छे बच्चे को डेफिनेशन और डेरिवेशन पे फुल कमांड होना चाहिए, तब वो फिजिक्स को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएगा, रियलाइज़ कर पाएगा। मतलब जेई एडवांस निकालने के लिए बच्चों, हिंदी में कहूँ तो एक स्टूडेंट को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। अगर पढ़ाई को लेकर उसका कोई भी पोर्शन वीक है, जैसे उसमें लर्न करने की एबिलिटी नहीं है, डिराइव करने की एबिलिटी नहीं है, डायग्राम बनाने की एबिलिटी नहीं है, पेशेंस नहीं है, कोई भी एक कमी है, कोई भी एक गुण की कमी है, तो जेई एडवांस तो अच्छी रैंक के साथ कभी नहीं निकाल पाएगा। एक एस्टैब्लिश फार्मूला है, आप सर्वगुण संपन्न रहोगे तभी आप जेई एडवांस अच्छी रैंक के साथ निकाल पाओगे, नहीं तो वो आप निकाल नहीं पाओगे। आप चाहे मुझे कितना भी गाली दे लो, बददुआएं दे लो, या डरा रहे हैं, ये मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। 30 साल पढ़ाया हूँ, खुद भी क्वालिफाई किया हूँ, खुद भी बीटेक एमटेक किया हूँ, अपने स्टूडेंट्स को देखा हूँ, और अपने वाइड एक्सपीरियंस के तौर पे मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप में सर्वगुण होंगे तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे जेई एडवांस, नहीं तो आप ही नीचे ही रह जाओगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन समझाने जा रहा हूँ, इसको हल्के में मत लेना। In any imaginary surface at every point of which the electric potential is same is called an equipotential surface। एक ऐसा इमेजनरी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज of equipotential surfaces are: no work is done in moving a charge between any 2 points of an equipotential surface। बच्चों ये वर्क कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट करेगा। कंडीशन क्या होगी? वेरी स्लोली, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वो कोई वर्क नहीं करेगा। पता क्यों? मैं आपको सिखा चुका हूँ कि वर्क डन बाई एजेंट डेल्टा W12 का फॉर्मूला होता है Q0 × V2 - V1। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर बच्चों
पोटेंशियल सेम होगा तो V1 V2 बराबर होगा, V2 माइनस V1 जीरो होगा, तो डेल्टा W12 भी जीरो होगा। उसी बेसिस पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and hence lines of force are everywhere at right angles that is normal to the equipotential surface। ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है या जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो नॉर्मल होती है, आई मीन परपेंडिकुलर होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, इन अ फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस the surfaces are closer together where the electric field is stronger and farther apart where the electric field is weaker। इसका मतलब हुआ बच्चों, किसी पॉइंट के आसपास अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नज़दीक नज़दीक है, क्लोजर है, नज़दीक नज़दीक है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर किसी पॉइंट के आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फार्दर अपार्ट हैं, मतलब दूर दूर हैं, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीकर होता है। इसको डायग्राम से समझा दूंगा फिर से। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक उसी तरह जैसे कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। उसी से ये भी हाइपोथेसिस क्रिएट हुआ है, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इसके बाद बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए, इसको एंजॉय करोगे, उसके बाद ही आपको डेरिवेशन समझ में आएंगे। मेरा फर्स्ट केस है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसमें सोर्स क्या है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? स्फेरिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड्स। अभी डायग्राम से समझा रहा हूँ बच्चों। इस फिगर में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिखाया हुआ है, तो मैं पहले भी समझाया हूँ कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। तो रेडियली आउटवर्ड क्यों होती है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन all directions these are radially outwards straight line extending up to infinity। आधे से इन्फिनिटी तक जाती हैं। बच्चों, उस इन्फिनिटी को एक बार मैंने लेक्चर दिया था, फिजिक्स की इन्फिनिटी रिलेटिव होती है, तो मैं थोड़ा याद दिला दूं कि ये इन्फिनिटी तक जाती है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है तो लगभग 100 गुना डिस्टेंस ले लो। 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नोटिसेबल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना तेज़ी से घटता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो फिजिकल मीनिंग बच्चों यही हुआ कि अगर इसका डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस किया जा सकता है। उसी को यहाँ पे इन्फिनिटी वर्ड यूज किया गया है। सो दीज आर रेडियली आउटवर्ड्स straight lines, electric field lines, and this one is spherical equipotential surface। Spherical surface whose center is exactly coincident on this point charge। बच्चों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब मैं फार्मूले आपको सिखाया तो पॉइंट चार्ज से इस स्फीयर का किसी पॉइंट चार्ज की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पर
पोटेंशियल का फॉर्मूला बता चुका हूँ, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर याद करो। तो जब हर पॉइंट का डिस्टेंस आर सेम ही होगा तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम ही होगा, यानी कि इस स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होएगा। इसको हम लोग कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और शेप कैसा होगा, स्फेरिकल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। यही मैंने यहाँ पे समरी लिख रखी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करोगे। फिर दूसरा बच्चों, नेगेटिव पॉइंट चार्ज सोर्स, शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगेन स्फेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न रेडियली इनवर्स। ये पहले भी बताया हूँ कि अगर ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, यहाँ +1 रखोगे तो अट्रैक्शन फोर्स इनवर्ड आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्स आता है, हर पॉइंट पे रेडियली इनवर्स आता है और आके टर्मिनेट हो जाता है, और ये लाइन्स इन्फिनिटी से आ रही होंगी, मतलब वही 100 गुना डिस्टेंस से आ रही होंगी। तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल फिर होगा, क्योंकि आप पोटेंशियल भी उसी फार्मूले से निकालोगे, हर पॉइंट का डिस्टेंस आर सेम होगा, पोटेंशियल भी सेम होगा, so shape will be spherical equipotential surface. Got it? Then your next configuration is due to an infinite line of charge. Now here source is positive infinite line of charge and shape of equipotential surface cylindrical. Electric field pattern perpendicularly outwards. प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सोर्स है वो एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, और अजम्पशन है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर यूनिफॉर्म है, अपवर्ड भी इन्फिनिटी है, डाउनवर्ड भी इन्फिनिटी है, तो इसके आउटर स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगा। क्यों आएगा समझाता हूँ। मैं यहाँ पे अगर +1 रख दूँ, एक लाइन बना दो, ऐसे बना दो, तो सेमी इनफाइनाइट इस लाइन के ऊपर होगा और सेमी इनफाइनाइट इस लाइन के नीचे होगा। अगर एक सेंटर ऑफ चार्ज जैसी हाइपोथेसिस बना लूँ, इस पूरी लाइन के चार्ज का सेंटर इसी पॉइंट पे होगा और उसको पूरे चार्ज को यहाँ कंसंट्रेट करा दूँ, इस +1 पे लगने वाला रिपल्शन फोर्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होना ही चाहिए। ड्यू टू सेम रीजन बच्चों, आप इधर कोई पॉइंट ले लो, +1 रख दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए +1 ही तो रखते हैं, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कर लो। अब देखो ये जो लाइन तुमने बनाई है, ऊपर सेमी इनफाइनाइट देखो, और उसके नीचे भी सेमी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी का कोई लिमिट नहीं होता। तो सेंटर ऑफ चार्ज की थ्योरी लगा दूं, पूरे चार्ज को यहाँ कंसंट्रेट करा सकता हूँ, और एक हाइपोथेसिस बना लूँ कि पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट है, इस +1 पे उसका फोर्स परपेंडिकुलरली लेफ्टवर्ड ऐसे आएगा। बच्चों इसे समझ में आ गया होगा कि इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न इसके हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में आउटवर्ड होगा। इन सभी रेडियल लाइंस पर परपेंडिकुलर सरफेस इमेजिन करो, वो सिलेंड्रिकल ही आएगा, सिलेंड्रिकल सरफेस आएगा। अगर ये लाइन है, लाइन ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल कैसे होगा बच्चों, 90 डिग्री पे ऐसे, फिर 90 डिग्री पे ऐसे, फिर 90 डिग्री पे ऐसे, फिर 90 डिग्री पे ऐसे। तो सभी रेडियल लाइन पे परपेंडिकुलर सरफेस एक सिलेंडर होगा, तो वही कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सिलेंड्रिकल होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये जो लाइन ऑफ चार्ज होगा वो सिलेंडर के एक्सिस पे कोइंसाइड करेगा। आई मीन दिस लाइन इटसेल्फ इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर।
ये मैंने पैटर्न समझाया, तभी आपको 90 डिग्री दिखना शुरू हो गया होगा। हर जगह ये एंगल क्या होगा, 90 होएगा। देन वी हैव नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। प्लेन सीट इमेजिन करो, जैसे कोई कमरे की दीवार, किसी कमरे की दीवार अगर बहुत पतली होगी तो उसको शीट कहा जा सकता है, और एक ऐसी दीवार जिसका डायमेंशन इन्फिनिटी है और जो चार्ज से बनी है, उसके हर पॉइंट पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफाइनाइट सीट की बात हो रही, लाइन की बात नहीं हो रही है। नाउ सोर्स इज पॉजिटिव infinite sheet of charge, shape of equipotential surface, planar, parallel to the given sheet of charge, electric field pattern, normally outward, that is uniform। डायग्राम से समझो बच्चों, इस डायग्राम में ये पतली सी शीट ऑफ चार्ज है। कैसे रखे हो इसको, पेपर के प्लेन पे परपेंडिकुलर रखे हो, परपेंडिकुलर आई मीन नॉर्मल। तो इसका डायमेंशन इन्फिनिटी, अपवर्ड इन्फिनिटी, डाउनवर्ड इन्फिनिटी, इनवर्ड इन्फिनिटी, आउटवर्ड इन्फिनिटी। मैं यहाँ समझाता हूँ। इमेजिन करो कि ये तुम्हारा पेपर का प्लेन है ना। तो बच्चों जो सीट ऑफ चार्ज है वो ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इन्फिनिटी तक बाहर भी ऐसे जा रही है, इन्फिनिटी तक अंदर भी जा रही है, इन्फिनिटी तक अपवर्ड भी जा रही है, इन्फिनिटी तक डाउनवर्ड भी जा रही है। तो अगर ये पेपर का प्लेन है बच्चों और शीट आपने ऐसे रखी है, तो सामने से देखोगे तो केवल थिकनेस नज़र आएगी, केवल पतली सी थिकनेस सीट की नज़र आएगी। ये वाला एरिया तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए जो साइड से एरिया दिखेगा वो विजिबल नहीं है, इधर से एरिया दिखेगा विजिबल नहीं है, केवल उस सीट का थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है। इमेजिन करो। तो प्यारे बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की सभी लाइंस पैरेलल होती हैं, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। क्यों होती है समझो। अगर मैं यहाँ पे एक +1 रख दूँ और परपेंडिकुलर डालूँ, ये जो लाइन मैंने बनाई है इसके रिस्पेक्ट में इधर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, बाहर भी इन्फिनिटी, अंदर भी इन्फिनिटी, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में सीट का एक्सटेंशन हर तरफ इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो सेंटर ऑफ चार्ज वाली थ्योरी लगा दो, आई मीन सेंटर ऑफ मास की तरह। सेंटर ऑफ चार्ज यहीं पे कंसंट्रेट होगा, और मान लो कि सारा का सारा चार्ज यहाँ कंसंट्रेट है, तो इस वाले +1 पे रिपल्सन फोर्स इस पे राइटवर्ड आएगा। फिर यहाँ भी +1 रख दूँ तो राइटवर्ड आएगा, यहाँ भी +1 रख दूँ तो राइटवर्ड आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करने पे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, सिमेट्री मेंटेन रहेगी इसके लिए। यहाँ भी राइटवर्ड, +1 यहाँ रख दो लेफ्टवर्ड, यहाँ रख दो लेफ्टवर्ड। पता चल गया बच्चों कि ये जो सीट है इसकी वजह से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी लाइंस पैरेलल होंगी, डायरेक्शन राइटवर्ड होगा, और लेफ़्ट साइड में भी पैरेलल होंगी, डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा। इस तरह के पैटर्न को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा ये यूनिफॉर्म होगा, सारी लाइन पैरेलल होंगी। इन हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए बच्चों, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर एक ऐसा प्लेन जिन सभी लाइन पे परपेंडिकुलर है। मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, मान लो कि ये है तुम्हारी सीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न होगा इस सीट पे परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी लाइन पैरेलल हुई, तो जब सभी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल हुई, इस पे एक परपेंडिकुलर प्लेन इमेजिन करो, इसको कहोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, और ये जो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ वो इसी जो सीट ऑफ चार्ज के पैरेलल हुआ। तो सीट ऑफ चार्ज के पैरेलल हज़ारों ऐसे प्लेनर सरफेस मान लो,
एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये सारे जो प्लेनर सरफेसेस होंगे दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और ये प्लेनर होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे 90 डिग्री बना भी रहे होंगे, क्योंकि वह एसेंशियल कंडीशन है, 90 बनना ही चाहिए, वो बन रहा है। ये भी प्लेनर हुए, ये भी प्लेनर हुए, इनकी कोई गिनती नहीं होती है, तुम जितना मर्जी चाहे उतने प्लेन बना डालो, हज़ारों बना लो। सो दीज आर प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बच्चों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज। ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वी-स्पेस्ड एज शोन बिलो। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की सभी लाइन्स अगर पैरेलल है और स्पेसिंग यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, तो ये शोन बाय रेड कलर से दिखाया हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कहते हैं। तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? प्लेनर होगा। इस वाले प्लेन पर पोटेंशियल V1 मान लो, इस प्लेन पे पोटेंशियल V2 मान लो, इस पे V3 मान लो। बच्चों पहले भी सिखा चुका हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, सिखा चुका हूँ। मीन्स व्हाट? V1 ग्रेटर दैन V2 ग्रेटर दैन V3। और बच्चों एक चीज़ और सिखाया हूँ, इसको आप फ्री स्पेस इमेजिन करो, फ्री स्पेस। यहाँ नेट चार्ज 0 है एंड कंसिडर 3 पॉइंट्स 1 2 3। बच्चों दो लाइन की स्पेसिंग जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। जब स्पेसिंग बच्चों यूनिफॉर्म होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम माना जाता है। मीन्स व्हाट? E1 इक्वल्स E2 इक्वल्स E3। हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हाउएवर potential decreases in the direction of electric field. Second one, non-uniform diverging electric field। बच्चों अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो उसकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, कर्विलीनियर होंगी। तो जो कर्विलीनियर होंगी वो दो तरह की हो सकती हैं, इधर डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो मैं एक डाइवर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन कर रहा हूँ फॉर द फ्री स्पेस, नेट चार्ज 0 मान के चलो। तो ये देखो, इस शोन बाय ग्रीन कलर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है बच्चों, ये डाइवर्जिंग दिख रहा होगा, है ना? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होएगा? ऐसे कर्विलीनियर सरफेसेस जो इन लाइंस पे 90 डिग्री बनाए, हर पॉइंट पे 90 बनना चाहिए। तो सच कर्विलीनियर सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो 90 मैंने मेंटेन किया है। सपोज एट दिस सरफेस पोटेंशियल इज V1, at the middle one V2, at the rightmost one V3. So we have known the property in the direction of electric field potential decreases, so V1 greater than V2 greater than V3। फिर क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। कंसिडर 3 पॉइंट्स 1 2 3। बच्चों पॉइंट 1 के पास इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोज सेपरेशन सबसे कम है। 2 के पास उन्हीं दो लाइंस का सेपरेशन बढ़ गया। 3 के पास उन्हीं दो लाइंस का सेपरेशन सबसे ज़्यादा हो गया। तो पहले भी सिखाया हूँ कि जहाँ पे सेपरेशन सबसे कम होता है वहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। सो बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ मिनिमम आएगा और यहाँ इंटरमीडिएट क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा बच्चों? E1 ग्रेटर दैन E2 ग्रेटर दैन E3 बनेगा ना? ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों। ये भले से क्वेश्चन जैसा नहीं लग रहा है, मैं कंपटीशन वाले को छोड़े नहीं है, ये सब प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं। नाउ थर्ड वन, नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फ्री स्पेस।
बच्चों इस डायग्राम में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वर्जिंग दिखाया, शोन बाय ग्रीन कलर। देखो ये कन्वर्ज हो रही है, तो उन पे परपेंडिकुलर सरफेस इमेजिन करो, शोन बाय रेड कलर। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। 90-90 मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज योर पोटेंशियल इज V1, on this potential is V2, on this potential is V3. So in the direction of electric field, potential always decreases. According to that, V1 more than V2 more than V3. Got it? अब रिलेटिव क्लोजनेस देखो, 0.1 के पास सेपरेशन सबसे ज़्यादा है, 0.3 के पास सेपरेशन सबसे कम, तो E1 सबसे छोटा आएगा और E3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। E1 E2 E3 में बच्चों क्या रिलेशन बनेगा? E1 लेस दैन E2 लेस दैन E3। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फंडामेंटल टाइप्स पढ़ाए बच्चों, इज इट? आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। बच्चों इतना पढ़ाने के बाद अब अगले एपिसोड में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सो प्यारे बच्चों आज मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई। इसमें ये टॉपिक थ्योरेटिकल होने की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो रहे होंगे, बोर हो रहे होंगे, मगर मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लास 12th की जो फिज़िक्स है वो डेली लाइफ में आसपास रियलाइज़ नहीं होती, थोड़ा बोरिंग ज़रूर लगता है, लेकिन जब साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना है तो किसी भी तरीके से पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। और जब धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी तो आप इसको एंजॉय करना शुरू करोगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले एपिसोड में अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम को मैं डिस्क्राइब करूँगा, इसकी हर एक प्रॉपर्टी, हर एक फीचर्स और एप्लीकेशन पार्ट में अच्छे से समझाऊँगा। तो आप नेक्स्ट एपिसोड को भी सीरियसली वॉच करना, उसको मिस नहीं करना। गॉस थ्योरम होगा मेरा नेक्स्ट एपिसोड। सो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी देर तक बहुत ही पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए आपको थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट एंड सी यू अगेन